10वीं बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ता है जानेंगे इस छोटे सी वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है कि आगे चल के मुझे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मुझे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है। सो आपको उसके बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए और इस वीडियो के माध्यम से बड़ा कम समय में लगभग सारी बातें मैं आपको बता देने वाला हूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। 10वीं बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना पड़ता है। 10वीं बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 10वीं बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में कुल कितना पैसा लगता है। 10वीं बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी, इन सब चीज़ के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स जानते हैं कि 10वीं बाद आपको क्या करना पड़ता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। तो अपने कई वीडियोस में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि इंजीनियर्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो जूनियर इंजीनियर और दूसरे सीनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आपको एक स्पेशल टाइप का कोर्स करना पड़ता है जिसका नाम है पॉलिटेक्निक कोर्स, और सीनियर इंजीनियर बनने के लिए आपको एक स्पेशल टाइप का कोर्स करना पड़ता है जिसका नाम है बीटेक कोर्स। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो 10वीं बाद हमें क्या करना पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसा कि मैंने बताया जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकते हैं और सीनियर सॉफ्टवेयर भी इंजीनियर हो सकते हैं। तो अगर आप 10वीं बाद इनमें से जो भी टाइप के इंजीनियर बनना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स करना पड़ेगा। सो आइए स्टूडेंट्स, अब डिटेल में समझते हैं कि 10वीं बाद कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने बताया कि इंजीनियर्स दो प्रकार के होते हैं, एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अगर आपको जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको पॉलिटेक्निक कोर्स करना पड़ेगा। पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में कुछ बातें अच्छे तरीके से जान लेते हैं। ये कोर्स 2 और 3 साल का कोर्स होता है। अगर आप 10वीं बाद ये कोर्स को करते हैं तो पूरे 3 साल का ये कोर्स होता है, और अगर आप 12वीं बाद ये कोर्स को करते हैं, 12वीं बेस पे ये कोर्स को करते हैं तो ये कोर्स पूरे 2 साल का होता है। इस कोर्स में छात्रवृत्ति का भी आपको लाभ मिलता है। इस कोर्स को करने के बाद आपकी जो पोस्ट होती है वो जूनियर इंजीनियर अर्थात जेई की पोस्ट मिलती है आपको। इसके अलावा इस कोर्स में पढ़ाई आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कराई जाती है। इस कोर्स में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं, तो 3 साल के इस कोर्स में आपको टोटल 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। अब अपन जान लेते हैं कि अगर आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको बीटेक कोर्स करना पड़ता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। सो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए जो बीटेक कोर्स करना पड़ता है, इस कोर्स को अगर आप 12वीं बाद करते हैं तो ये कोर्स पूरे 4 साल का होता है, और अगर इस कोर्स को पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा बाद करते हैं तो ये कोर्स पूरे 3 साल का होता है। इस कोर्स के बारे में अगर और चीज़ें बताऊं तो इस कोर्स में भी आपको छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है। इस कोर्स को करने के बाद आपको सीनियर इंजीनियर की पोस्ट मिलती है, अर्थात आपकी पद सीनियर इंजीनियर की मिलती है। इस कोर्स में पढ़ाई जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में होती है। इस कोर्स में आपको हिंदी में पढ़ाई नहीं कराई जाती। इस कोर्स में जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपके प्रत्येक 6 महीने पे होते हैं जैसे कि पॉलिटेक्निक कोर्स में होते हैं, लेकिन ये कोर्स पूरे 4 साल का होता है 12वीं बाद, तो टोटल 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अब आपको जो भी टाइप का इंजीनियर बनना है, अगर आपकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप सबसे पहले पॉलिटेक्निक कोर्स करें, क्योंकि इस कोर्स को करने में फ़ीस काफ़ी कम लगती है। ये कम समय में होने वाला कोर्स है। इस कोर्स को करके आप जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं और पॉलिटेक्निक के थ्रू ही आप आगे चल के सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं बीटेक कोर्स करके, ठीक है। या फिर अगर आर्थिक स्थिति ठीक है या एंट्रेंस एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो डायरेक्टली आप 12वीं बाद से बीटेक कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए आगे जानते हैं कि और भी चीज़ें क्या है। सबसे पहले तो आपको यही चीज़ याद रखनी है कि पॉलिटेक्निक कोर्स को करने के लिए आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो इस कोर्स को कर सकते हैं, जबकि बीटेक कोर्स आप 10वीं बाद डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर आपको बीटेक कोर्स करना है तो या तो आपको पॉलिटेक्निक कोर्स किया हुआ होना चाहिए या फिर आपको 11th 12th कंप्लीट हुआ होना चाहिए। 11वीं 12वीं आप साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट किए हुए होने चाहिए विथ पीसीएम सब्जेक्ट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, तभी जाके आप बीटेक कोर्स कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों कोर्सेज को करने के लिए कौन सा एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स की ये दोनों एक कोर्स हैं, पॉलिटेक्निक भी एक कोर्स है
और बीटेक भी एक कोर्स है। तो इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम अर्थात कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक करना पड़ता है। सो आइए जान लेते हैं कि इन दोनों कोर्सेज को करने के लिए कौन सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। सो अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम नाम का एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है। उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम को आपको क्रैक करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होता है वो प्रत्येक स्टेट में अलग अलग होता है। यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम अलग होता है, बिहार पॉलिटेक्निक का अलग होता है, झारखंड का अलग होता है। इसी तरीके से हर स्टेट पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम अलग होता है। सबका एग्जाम पैटर्न अलग अलग है लेकिन सिलेबस सेम है। 3 सब्जेक्ट से सभी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से। किसी में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे यूपी पॉलिटेक्निक में 100 क्वेश्चन, बिहार में 90 क्वेश्चन, झारखंड में 150 क्वेश्चन। इसी तरीके से एग्जाम पैटर्न सबका अलग अलग है बट सिलेबस सबका सेम है। ये जो एग्ज़ाम होता है ये 9th और 10th लेवल का एग्ज़ाम है, अर्थात इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 9th और 10th लेवल के समतुल्य क्वेश्चन होंगे। और अगर आपको बीटेक कोर्स करना है तो आपको जेई मेंस या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। इस एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। इस एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो 11th 12th लेवल का होता है। मतलब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 11th 12th के समतुल्य क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 11th 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के समतुल्य। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स की आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है इसके बारे में अच्छे से आपको पता चल गया होगा। अब सवाल ये उठता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में कुल कितना खर्च आ सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं और इसके लिए अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं तो ये पॉलिटेक्निक कोर्स 2 तरीके से आप कर सकते हैं, एक तो सरकारी कॉलेज से और एक प्राइवेट कॉलेज से। अगर अपन बात करें सरकारी कॉलेज से तो सरकारी कॉलेज से पॉलिटेक्निक कोर्स करने में टोटल आपका 1 साल का खर्चा 12 से 13 हज़ार रुपये आ सकता है। मतलब सरकारी कॉलेज के 1 साल के पॉलिटेक्निक कोर्स करने की फ़ीस 12 से 13 हज़ार रुपये 1 साल की होती है और इतना ही आपकी स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति प्रत्येक साल आ जाती है। तो इसका मतलब 0 रुपये में आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं अगर आपकी छात्रवृत्ति आ जाती है तो। वहीं अगर आप सरकारी कॉलेज नहीं निकाल पाते तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कोर्स की फ़ीस अलग अलग कॉलेजों के हिसाब से अलग अलग होती है। एवरेज अगर मान के चलें तो 25 से 35 हज़ार के आसपास होती है। वहीं अगर आप बीटेक कोर्स करना चाहते हैं और डायरेक्ट सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बीटेक कोर्स में अलग अलग कॉलेजों की फ़ीस अलग अलग होती है और ये फ़ीस अलग अलग वेरी भी करती है। तो आप मान के चल सकते हैं 50,000 से 1 लाख या 50,000 से 2 लाख रुपए पर ईयर तक की भी फ़ीस हो सकती है। सो ये पॉइंट आप सभी बच्चों को याद रखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं और अब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की सैलरी कितनी होती है। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्टूडेंट सैलरी, क्योंकि सैलरी की वजह से ही कोई भी स्टूडेंट्स किसी कोर्स को करता है। सो अगर अपन बात करें कि जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, सो जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कोई भी कैंडिडेट पॉलिटेक्निक कोर्स करता है और पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद स्टार्टिंग सैलरी ज़्यादा तो नहीं होती बट एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कि एवरेज सैलरी के बारे में अगर मैं बताऊं तो 18 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ से एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने करियर की शुरुआत करते हैं। किसी किसी टॉपर्स को या कोई अगर जिसका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा हो गया उसको 30 हज़ार भी मिल सकता है बट एवरेज सैलरी 15 से 20 हज़ार के आसपास ही होती है, 18 से 20 हज़ार पर मंथ के आसपास ही होती है स्टार्टिंग सैलरी। और 2 साल बाद ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाने के बाद आपकी सैलरी 40 से 50 हज़ार पर मंथ की हो सकती है। वहीं अगर अपन सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की बात करें जो बीटेक कोर्स किए हैं तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी अच्छी होती है, 25 से 35 हज़ार पर मंथ से स्टार्ट होता है अगर अच्छे तरीके से प्लेसमेंट हो गया तो, है ना। आईआईटीज़ की तो बात ही छोड़ दीजिए, आईआईटी से अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का अगर पैकेज हम बात करें तो करोड़ों में जाता है और मंथली सैलरी 1-2 लाख रुपए पर मंथ जाती है। बट हम एवरेज सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे 2 साल बाद अगर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी के बारे में बात करें तो वो 50 हज़ार से 1 लाख रुपए पर मंथ के आसपास हो जाती है। सो ये मैंने एवरेज सैलरी बताया, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। ये वीडियो स्टूडेंट्स आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और इसी तरीके से इंजीनियरिंग के प्रत्येक ब्रांच के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं, जैसे सिविल इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, या फिर आपका जो भी फेवरेट ब्रांच है वो कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो स्टूडेंट्स आपको कैसा लगा आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी एग्जाम वाला भैया हो, सो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू सो मच।